डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघव चौधरी है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैं 3 साल पहले अमेरिका आया था और यहाँ पर मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल ही गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे एक बड़ी कंपनी में कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम मिल ही गया। धीरे धीरे मैंने वहाँ पर भी तरक्की कर ली और मुझे सुपरवाइज़र बना दिया गया। अब ज़्यादातर मेरा काम नई जगह पर जाकर उसका निरीक्षण करना होता है। ये काम अलग अलग जगह पर होता है, इसी कारण मैं देश के कई हिस्सों में घूम चुका हूँ। जहाँ पर कंपनी ने नई जगह खरीदी होती है वहाँ पर सबसे पहले मुझे ही भेजा जाता है और मैं वहाँ पर जाकर जगह का निरीक्षण करता हूँ, मिट्टी की पहचान करता हूँ और ये भी पता करता हूँ कि वहाँ पर मुझे कैसे वर्कर्स की ज़रूरत होगी। कभी कभी मुझे दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ जाता है तो कभी कभी मुझे शहर के बिल्कुल बीचों बीच जाना पड़ जाता है। इस बार भी मुझे दिसंबर के महीने में एक मिसिसिपी के पुराने से गांव में जाना पड़ गया था। वहां पर हमारी कंपनी एक बड़ी फैक्ट्री बनवाने वाली थी। वहां पर सबसे पहले मुझे ही जाना था, लेकिन क्रिसमस बहुत ही नज़दीक आ रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्रिसमस की छुट्टियां मिल जाएंगी और मैं काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करूंगा। मेरे सारे दोस्त छुट्टी पर जा चुके थे क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा था, सबको छुट्टी मिल गई थी। जैसे ही नया साल शुरू होता काम शुरू हो जाता, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले वहां जाकर निरीक्षण करना पड़ता। मैं वहां पर जाता तभी तो उनको काम मिल पाता। इसी कारण मेरी छुट्टियों को नकार दिया गया था। बिल्कुल 24 दिसंबर को मुझे वहां पर जाना था और मेरी छुट्टियों का कोई फ़ायदा नहीं होता। वहां पर रहकर गांव में मैं कैसी क्रिसमस मना पाता। लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस बार ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अगली बार सही। अगली बार मैं ज़्यादा छुट्टियां ले लूँगा। इस बार मैं उस गांव में जा ही आता हूँ। अब मैंने अपना सामान जल्दी से पैक किया और मैं चाहता था कि मैं वहां पर जल्दी पहुंच जाऊं। वहां पर काम जल्दी खत्म करके मैं वापस भी तो आ सकता हूं और नया साल मैं अच्छी तरह से मना सकता हूं। जब सभी नए साल पर काम पर लगी होंगी तो मैं ज़्यादा छुट्टियां ले लूँगा। नए साल में कहीं घूमने चला जाऊँगा। यही सोचकर सामान पैक करके मैं जल्दी से वहाँ के लिए निकल पड़ा। मुझे उस गांव को ढूंढना था। वहाँ पर इंटरनेट शायद ही चल पाता, इसलिए मैंने मोबाइल तो अपने पास रखा था और मैप भी डाउनलोड करके रखा था। बस के सहारे मुझे वहाँ तक पहुँचना था क्योंकि मैं गाड़ी इतनी दूर तक चलाकर लेकर नहीं जाना चाहता था। मैं पहले तो बड़े शहर में पहुंचा और उसके बाद पास में ही वो गांव था, लेकिन वो था बहुत ही दूर। वहां पर टैक्सी भी जाने को नहीं मान रही थी और मुझे वहां पर रेंट पर एक छोटी सी गाड़ी मिल गई। मुझे खुद ही गाड़ी को ड्राइव करके वहां तक जाना था। मुझे ये नहीं पता उस गांव में लोग क्यों नहीं जाते, लेकिन दिसंबर महीने में वहां पर कई अजीब अजीब कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मैं तो सोचा करता था ऐसी कहानियाँ हैलोवीन के करीब सुनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्रिसमस के करीब भी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, कहानियों से मुझे क्या करना, मुझे तो अपना काम करना है और 2-3 दिन का काम करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगा और अपने घर जाकर एंजॉय करूँगा। मैंने गाड़ी उठाई और मैं उस गाँव की तरफ निकल पड़ा। मुझे नहीं पता था कि वो गाँव कितना दूर है, लेकिन अगर सही से देखें तो मुझे वो 40 माइल्स दिखा रहा था। 40 मील काफ़ी करीब होता है, लेकिन अगर रास्ता टूटा फूटा हो तो 40 मील भी बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और रास्ते इतने घुमावदार थे कि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच का रास्ता था और यहाँ पर आसपास मुझे कोई घर नज़र नहीं आ रहा था। ये गांव काफ़ी पीछे जाकर था। जैसे ही मैंने जंगल पार किया तो मुझे वहाँ पर दलदल नज़र आना शुरू हो गई।
ये पानी से भरी काफी बड़ी दलदल थी, जैसे कोई बड़ी सी झील हो। ये देखने में तो सुंदर थी, लेकिन वहां पर सड़क काफी टूटी हुई थी और मुझे वहां पर गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। मैं गाड़ी को धीरे चला रहा था क्योंकि उस दलदल का पानी काफी ऊपर तक आया हुआ था। यहाँ शायद बहुत सारी बारिश हुई होगी। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाकर आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो दलदल खत्म हुई, वहां पर आगे एक और जंगल शुरू हो गया, लेकिन ये जंगल काफी अजीब सा था। यहाँ पर पेड़ों पर इतनी ज्यादा बेल चढ़ी हुई थी कि मैं देखता जा रहा था। चारों तरफ जैसे अंधेरा था। पेड़ बहुत ही ऊंचे और उन पर चढ़ी हुई बेलें जैसे अंधेरे को चारों तरफ फैलाती जा रही थी। मैं जैसे किसी सुरंग के अंदर जाता जा रहा था। यहाँ तो ऐसा ही एहसास था, लेकिन ये पेड़ों की सुरंग थी जो बेलों ने बना रखी थी। धीरे धीरे मैंने उसे भी पार किया और आगे बिल्कुल साफ मैदान आ गए। शायद अब वो गांव काफी नजदीक था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ड्राइव करने में 6 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पहुँच तो गया। और जैसे ही यहाँ पर वो फैक्ट्री लग जाएगी, आसपास और भी कई फैक्ट्रीज लगना शुरू हो जाएंगी। ये रोड चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इन गांव वालों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पर मैदान बहुत ही बड़े थे और दूर पहाड़ भी नजर आ रहे थे, जैसे ये पहाड़ों के बिल्कुल पास का गांव हो। और मुझे देखने में बहुत मनमोहक लग रहा था। मैं जान गया था कि यहाँ पर फैक्ट्री क्यों लगाई जानी है। इतनी सुंदर जगह पर अगर फैक्ट्री लग जाए तो यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकती है और यहाँ पर आसानी से लोगों का तांता लग सकता है। लेकिन अब मुझे उस गांव में जाना था। धीरे धीरे ड्राइव करके मैं उस गांव तक पहुंच गया और वहां पर तो सड़क तक नहीं थी। मैं जैसे ही इस गांव के अंदर गया तो मुझे अजीब सा एहसास होना शुरू हो गया। ये गांव था ही बहुत अजीब। यहाँ पर घरों की खिड़कियां तो थी, लेकिन वहां पर जालियां लगाई गई थी। यहाँ पर सिक्योरिटी ऐसी रखी गई थी जैसे यहाँ बहुत सारे चोर आते हों। यहाँ पर तो घरों के बाहर बाड़े बनाए गए थे जो लोहे की सलाखों से बनाए गए थे। उनके अंदर भी ताले लगाए गए थे। आखिर इतना डर किसका? क्या यहाँ पर जानवर आते होंगे? लेकिन सेकंड फ्लोर पर भी ऊपर इस तरह से जंगले लगाए गए थे जैसे वो बहुत ज़्यादा डरते हों। मैं गांव के अंदर जाता जा रहा था और ऐसा ही मुझे दिखता जा रहा था। हर कहीं पूरी सिक्योरिटी। यहाँ पर बड़े बड़े बाड़े और बड़े बड़े कांटों को रखा गया था जैसे काफ़ी भारी जानवरों को रोकने के लिए बनाए गए हों। मैं आगे बढ़ता गया और मुझे वहाँ एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे घरों से आवाज़ें आ रही थी। कहीं कहीं टीवी चल रहे थे तो कहीं लोगों की भीड़ जैसे आपस में बातें कर रही हो, लेकिन मैं वहाँ तक जा नहीं सकता था। हर किसी ने बाहर बाड़े पर ताला लगाया हुआ था और मैंने एक खास चीज़ देखी कि एक दूसरे के घर में जाने के लिए बाहर सड़क से भी रास्ता है, लेकिन अंदर अंदर से भी एक अलग बाड़ा बनाया गया था जो बहुत ही कंटीली तारों से सुरंग जैसा लग रहा था। ये एक दूसरे के घर में जाने के लिए था, लेकिन अंदर अंदर से दूसरे के घर में जाने की क्या परेशानी हो सकती है? आप दरवाज़ा खोलकर बाहर से भी तो जा सकते हैं। मेरे लिए काफ़ी अजीब सी बात थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। मुझे यहाँ पर एक बड़े से बंगले में जाना था जो सफ़ेद रंग का होता। वहाँ पर मुझे मिस्टर जोन्स मिलते। मैं उनसे बात करता और वो ही मुझे फैक्ट्री की पूरी डिटेल्स देते। वो मुझे पूरी ज़मीन की बात बताते क्योंकि उस कंपनी ने मिस्टर जोन्स से ही वो जगह खरीदी थी, तो मुझे उनसे सारी जानकारी निकलवानी थी। उसके बाद मुझे उस एरिया का निरीक्षण भी करना था। मैं जैसे ही उस सफ़ेद से घर में पहुंचा तो वहां पर बड़ी सी बेल लगी थी। मैंने उस बेल को काफ़ी बार बजाया, लेकिन उसके बाद मिस्टर जोन्स काफ़ी देर बाद निकले। लगभग 15 मिनट बाद वो अंदर से तालों को खोलते रहे। काफ़ी देर से आवाज़ें आ रही थी जैसे तालों को खोला जाता हो, जैसे कुंडियों को हटाया जा रहा हो। मैं ये देखकर हैरान था, आखिर इतनी सिक्योरिटी सिर्फ बाहर आने के लिए? मैं सोचता जा रहा था और यहाँ पर शाम का वक्त होने वाला था, तो मैं भी जल्दी से बेल बजाता जा रहा था। 15 मिनट बाद वो आए और मैं उनके साथ घर के अंदर चला गया।
अंदर जाते वक्त भी बहुत ही अजीब सा एहसास। हम जैसे ही अंदर जाते जा रहे थे वो एक एक बाड़े को ताला लगाते जा रहे थे। धीरे धीरे हम जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, अंदर भी 2 दरवाजे थे, एक लकड़ी का और एक लोहे का। बाहर से शो के लिए तो लकड़ी का था, अंदर से एक और लोहे का, और उसकी उन्होंने कई बार चिटिकनियाँ लगाई और उसके बाद एक ताला भी लगाया, और उसके बाद भी उन्होंने बड़ा सा फट्टा जो लोहे का था उसे बीच में फंसा दिया ताकि दरवाजे को खोला ना जा सके। इसके बाद मिस्टर जोन्स मुझे ड्राइंग रूम की तरफ ले गए। वहां पर बहुत ही सुंदर सोफे लगे हुए थे। यह घर बहुत ही आलीशान था। अब हम सोफे पर बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैं वैसे सबसे पहले उनसे ये जानना चाहता था आखिर इस गांव में इतनी सिक्योरिटी कहाँ है, लेकिन मैं डर रहा था। मुझे उनका स्वभाव पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं नाराज़ करूं। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए हम ज़मीन की बातें करना शुरू हो गए। मैं मिस्टर जोन्स से ये पूछ रहा था कि मुझे आसपास का कोई घर मिल जाए, मैं 2-3 दिन वहाँ पर रुक सकूं। तो उसके बाद मिस्टर जोन्स ने कहा कि अब यहाँ से बाहर जाना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। यहाँ पर इतने सारे कमरे हैं, तुम किसी कमरे में भी सो सकते हो। मुझे खुशी थी, मुझे रहने के लिए जगह मिल गई थी, लेकिन वो बार बार मुझे बाहर जाने से रोक रहे थे। तो मैंने भी उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किया। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में एक नाम आया, मिस्टर गोम्स। मुझे उनसे भी तो मिलना था। वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में मुझे ज़्यादा बता पाते। वो भी उस ज़मीन का निरीक्षण कर चुके थे। लेकिन उसके बाद मिस्टर जोन्स मुझे ये कह रहे थे कि मैं आसपास के घर में नहीं जा सकता, सुबह तक तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, फ्रेश होकर तुम सो जाओ, बाहर जाने के बारे में सोचना नहीं, कल बात करते हैं, तुम थक गए होगे। मैंने उनसे कहा कि अभी 7 बजे हैं और अभी तो अंधेरा शुरू हुआ है, और वैसे भी क्रिसमस टाइम चल रहा है। यहाँ पर बाहर कोई पार्टी वार्टी नहीं करता, यहाँ पर इस समय कोई घूमने वूमने नहीं जाता। यहाँ पर तो इतने सुंदर पहाड़ हैं, आप छत पर बैठकर उन्हें निहार सकते हो। तो उसके बाद उनके चेहरे पर जैसे घबराहट सी थी। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़बान जैसे एकदम से रुक गई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ बताते बताते रह गए, और मैंने भी अब सवाल नहीं किया और मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वो भी अपने कमरे की तरफ चल पड़े। उनका कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल पास था। जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने उनको भी एक तरफ जाते हुए देखा। मैं अपने कमरे में गया। वहाँ पर बहुत ही साफ सुथरा बेड था और काफ़ी एंटीक चीज़ें पड़ी थी। मुझे सच में ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं एक बात जानता था कि मिस्टर जोन्स के पास बहुत पैसा है, और वैसे भी उनकी ज़मीन बिकी है, उनके पास और ज़्यादा पैसा आने वाला है, और वो इसका क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो अमीर बहुत हैं। इसके बाद मैं धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा हो गया, मुझे बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई। ये आवाज़ें जानवरों की थी। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर चीख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवरों का शिकार कर रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन हो सकता है। मैंने खिड़की पर जाकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हर खिड़की को बंद किया गया था। आप बाहर देख नहीं सकते। ये हर घर में था, तो इस घर में भी होना ही था। लेकिन वो आवाज़ें बढ़ती ही गई। रात को 12 बजे के करीब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैं मिस्टर जोन्स के कमरे में चला गया। मैं उनसे पूछना चाहता था कि बाहर कोई परेशानी हो सकती है। मुझे कुछ आवाज़ें तो जानवरों की लगी और कुछ इंसानों की लगी। वो भी चीख रहे थे जैसे वो डरे हुए हों। उसके बाद उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। ये बहुत ही नेचुरल सी जगह है और इतने जानवर होना एक नॉर्मल बात है। यहाँ पर शिकारी भी बहुत हैं और इसी कारण यहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती हैं। रात को वो जानवर शिकार करते हैं। डरने की बात नहीं, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किया और मैं बात मानकर अपने कमरे की तरफ आ गया। लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे। आखिर इतनी सिक्योरिटी, आखिर कैसे जानवर हैं बाहर? मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं सोने की कोशिश करता रहा।
बाहर से आवाज़ें आती रहीं और लगभग 1 या 2 बजे मुझे नींद आ ही गई। वो आवाज़ें आती जा रही थी और मैं फिर भी सोने की कोशिश करता रहा और अचानक नींद आ गई और सुबह लगभग 8 बजे मैं उठा। वैसे मैं 5 से 6 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन सोया लेट था, इसीलिए मैं सुबह लेट ही उठा। मिस्टर जोन्स मुझे मेरे कमरे में उठाने आए थे, तभी मेरी नींद खुली थी। आज हमें निरीक्षण करने के लिए जाना था और मिस्टर जोन्स मेरे साथ थे। हम ज़मीन का मुआयना करते जा रहे थे। ये बहुत ही खुला सा मैदान था और यहाँ पर इतनी अच्छी जगह है कि किसी और ने खरीदी नहीं। मुझे तो खुद हैरानी हो रही थी। पहाड़ों के बीच इतनी बड़ी जगह, यहाँ पर तो बहुत सारी फैक्ट्रीज लग सकती हैं और जैसे ही लोगों को इसका पता लगता जाएगा वो इधर आते जाएंगे। यहाँ पर अगर आसपास की सारी ज़मीन खरीद ली जाए तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर तो बड़े बड़े लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे और पक्का ही करेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर हो सकती है और वैसे भी मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी पैसा था। मैं यहाँ पर ज़मीन खरीद सकता था, लेकिन सबसे पहले मुझे उस कंपनी की खरीदी हुई ज़मीन का निरीक्षण करना था। पहले मुझे 10 फीट तक नीचे तक खुदाई करनी थी और मिस्टर जोन्स ने कई लोगों को बुला लिया था। सुबह सुबह का टाइम था और उन्होंने जल्दी जल्दी से खुदाई कर ली। 10 फीट नीचे तक बहुत ही अच्छी मिट्टी थी और पूरी तरह से दबी हुई थी, यानी यहाँ पर नीचे धंसने का कोई कारण नहीं हो सकता। मैंने थोड़ी सी मिट्टी काफ़ी नीचे से अपने पास रख ली थी और उसे शहर में जाकर मुझे प्रयोगशाला में देना था ताकि वहाँ से भी इसकी रिपोर्ट आ पाती। इसी के पास ही एक छोटी सी नहर थी जो आगे जाकर तालाब में पहुँचती थी। हमें वहाँ पर निकासी के लिए भी फ़ायदा हो जाता। यहाँ पर तो जैसे पूरी तरह सब कुछ बना बनाया हुआ था। मुझे ये ज़मीन बहुत अच्छी लगी थी और मेरा निरीक्षण अगले 2 दिन तक चलने वाला था। मुझे पानी की पहचान करनी थी, नीचे से पानी कितना गहरा है उसका पता करना था। मेरे पास मशीन्स थी, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगने वाला था। आसपास तालाब का पानी कितना नीचे तक है मुझे इसका भी पता करना था और रात के वक्त मौसम कैसा होता है और हवाएं कैसी चलती हैं और ठंड और गर्मी कैसी होती है, मुझे उसका निरीक्षण भी करना था। हम आज दिन के वक्त ही सारा काम निपटाना चाहते थे और मैं भी जल्दी से यह काम खत्म करना चाहता था। यहाँ पर इतने सारे लोग थे कि मुझे खुशी हो रही थी। मेरी सब मदद कर रहे थे। वो भी चाहते थे कि यहाँ पर फैक्ट्री लगे और वो नए साल का जश्न मनाना चाहते थे। इसके बाद दोपहर तक हम ऐसा ही करते रहे। मुझे आसपास हर जगह पर दिखाया गया और उसके बाद हम गांव में वापस आ गए। हम जैसे ही गांव में वापस आए, मेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। हमने खाना खाया और हम दोबारा उसी ज़मीन की तरफ निकल पड़े, लेकिन उसके बाद हमारे पास कम समय था। मिस्टर जोन्स बार बार कह रहे थे कि 5:30 बजे तक काम होगा, उसके बाद सब जल्दी से निकल लेंगे। लेकिन मैं उनसे पूछ रहा था कि मुझे रात को भी यहाँ पर निरीक्षण करना है। लेकिन रात की बात सुनकर तो वो जैसे हैरान हो गए। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखता जा रहा था। वो जैसे कह रहे थे कि रात को हम यहाँ नहीं रुक सकते। दूर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं मिस्टर जोन्स से जानना चाहता था। वो मुझे अब भी कुछ बता नहीं रहे थे और मैं जानता था कुछ तो राज है यहाँ जो वो छिपाते आ रहे हैं। हमने शाम तक काम किया और मैं वहीं पर रुकना चाहता था। मैंने मिस्टर जोन्स से भी कह दिया कि आप जा सकते हैं, मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद मिस्टर जोन्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू हो गए। वो मुझे साथ में घसीटते हुए ले गए और वो कह रहे थे कि तुम्हें शाम के वक्त यहाँ नहीं रुकना चाहिए और मैं यहाँ रुकने नहीं दे सकता। चलो मेरे साथ और कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल लेना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन अंधेरे में मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। वो मुझे घसीटते हुए घर के अंदर ले आए और उन्होंने दोबारा से बहुत सारे ताले लगा दिए। आज मुझे हिम्मत हो ही गई थी। मैं उनसे जानना चाहता था आखिर वो मुझे अंधेरे में बाहर जाने से क्यों रोक रहे हैं और यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है। मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए था और उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरे एक एक सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पर रात के वक्त मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो कब्रों से बाहर आ जाते हैं और इंसानों को नोचने की कोशिश करते हैं।
वो यहाँ पर जानवरों को भी नहीं छोड़ते और जो भी जानवर अंधेरे में उनकी गिरफ्त में आ जाता है वो उनको खा जाते हैं। पास में ही कब्रिस्तान है और वहाँ पर उनके जिंदा होने के निशान मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है रात को बाहर से रोने की किसकी आवाज़ें आती हैं? आसपास में जितने घर हैं वहाँ के लोग यहाँ रोते हैं। जिनके पास कोई ना कोई टूटा दरवाज़ा होता है या उनके जंगले टूटे हुए होते हैं वो चीखें मारते हैं, क्योंकि रात को वो मुर्दे उनके घरों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और कभी कभी घुस भी जाते हैं और वो उन्हें चीर चीर कर मार देते हैं। हमें घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर जिनके पास पैसा है वो तो अच्छे घर बना लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो छोटे घरों में रहते हैं और उनकी दीवारें भी कमज़ोर होती हैं। कभी कभी ये मुर्दे इकट्ठा होके उन दीवारों को भी तोड़ देते हैं और वो लोग जिंदा नहीं बच पाते। मिस्टर जोन्स की ये बातें सुन के मैं सन्न था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन पर हंसूं या उनकी बेइज्जती करूं। आखिर इस गांव में कैसे अनपढ़ लोग रहते हैं? उन्होंने इतना सारा पैसा अपने घरों के इस तरह जंगले बनाने में, सिक्योरिटी में बर्बाद कर दिया है और वो भूत प्रेतों की बातों पर यकीन करते हैं। उन कब्रों से लोग जिंदा होकर वापस आते हैं। ये कैसी बेवकूफ़ी है? मुझे उनकी बातों पर हंसी आ रही थी और मैं हंसी को रोक नहीं पाया। मैं मिस्टर जोन्स पर हंसना शुरू हो गया और मैं उनको कह रहा था, इतने पैसे वाले हैं आप, इतने समझदार हैं, अगर आप गांव से बाहर निकलेंगे तो आपको भी थोड़ी सी अकल आ सकती है। आप शहर में जाओगे तो आपको पता लगेगा रात को लोग कैसे घूमते हैं। कहाँ पर मुर्दे जिंदा होते हैं? कहीं नहीं होते। और क्रिसमस में तो रात के वक्त लोग पार्टीज करते हैं, नया साल मनाते हैं। तो इसके बाद मिस्टर जोन्स ने बताया कि यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन 1990 के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसका इतिहास बदल दिया। वहाँ पर 100 लोग मारे गए थे और वो सारे किसी केमिकल रिएक्शन के कारण मारे गए थे। कहते हैं कि यहाँ पर पहले से ही कब्रिस्तान हुआ करता था और वो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। यहाँ पर ज़मीन की खुदाई हुई और वहाँ से कई कब्रें निकली, लेकिन उन कब्रों से कुछ ऐसी गैस निकली कि 100 लोगों की मौत हो गई थी। उन 100 लोगों को भी वहीं पर दफना दिया गया और उसके बाद वो हर दिसंबर में जिंदा हो जाते हैं। दिसंबर के वक्त यहाँ पर रात को कोई नहीं निकल सकता, वो सबको खा जाते हैं। मैं फिर से हंसना शुरू हो गया। मैंने कहा, चलो भूत प्रेत की बात तो मैं मान भी लेता, कुछ जादू टोना होता है। एक गैस निकली और वो लोग मारे गए। मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मिस्टर जोन्स का चेहरा जैसे उतरता जा रहा था। वो मुझ पर गुस्सा होना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि हर दरवाजे को खोल देता हूं, चले जाओ, बाहर चले जाओ और खुद देख लो। ये गन अपने पास रख लो, शायद काम आ जाएगी। खुद को जिंदा बचा लेना। तुम तो यकीन नहीं करते ना इन पर, तो देख लेना कौन सा जानवर मारता है। तुम्हें देखेंगे, मैं क्यों डर रहा हूं, बाहर जाकर पता लगेगा। उसके बाद उन्होंने पूरे दरवाजे खोल दिए और मेरा सामान भी बाहर फेंक दिया। मुझे एक एक करके बाहर निकाला गया और मैं गांव के बिल्कुल बीचों बीच था। उसके बाद उन्होंने बाड़े का हर ताला लगाया और दरवाज़ा लगाकर वो घर के अंदर चले गए। मैं यहाँ अंधेरे में उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच था, लेकिन खुशी की बात मेरे हाथ में एक गन थी। मैं देखना चाहता था यहाँ पर कौन से मुर्दे आते हैं, लेकिन मुझे डर था। यहाँ पर जानवर हो सकते हैं, लोगों को जानवर मार सकते हैं, लेकिन घरों के अंदर आकर मुझे यकीन नहीं होता। इतनी सिक्योरिटी में कोई अंदर नहीं आ सकता। मैं गन को उठाए उन बैग्स को एक जगह पर रख दिया। मैं खुद चलकर आसपास देखना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि यहीं पर बैठ जाता हूँ। रात निकालनी है, सुबह देखूंगा। वैसे भी कल निरीक्षण करके मैं जल्दी से निकल जाऊंगा और मैं तो सोच रहा हूँ आज तड़के तड़के मैं वहाँ पर जाऊंगा और रात का काम भी कर लूँगा। हवा पानी का मुझे पता लग ही जाएगा। उसके बाद मैं वहीं पर एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया जो मिट्टी की बनी हुई थी। उसके बाद दूर से मैंने एक आदमी को देखा। वो मेरी तरफ ही चलकर आ रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो गांव का ही कोई आदमी है।
मैं फिर से थोड़ा सा हंसने लगा। मैंने सोचा, देखो कोई गरीब बाहर घूम रहा होगा और ये सब डर के अंदर घुस जाते होंगे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आता जा रहा था। दूर से खास रोशनी में वो नजर नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई शराबी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो दूर से इसी तरह नजर आ रहा था, लेकिन मैं उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। पास में काफी लाइट थी और वो धीरे धीरे घिसटता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो नशे में लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही रोशनी में आया मेरे भी होश उड़ गए। उसका चेहरा टूटा फूटा सा, बिल्कुल गला सा था। उसके अंदर से हड्डी नजर आ रही थी। उसकी आंखें भी जैसे काली हो गई थी, जैसे फंगस के कारण वो पूरी तरह से गल गई हो। ऐसा गला हुआ चेहरा मैं कभी नहीं देख पाया था, लेकिन वो जिंदा नहीं हो सकता। मुझे भी अब यकीन सा होने लगा था, लेकिन मैं वहीं कुर्सी पर बैठा बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा था। वो मेरे बिल्कुल सामने से गुजर गया। उसने मुझे देखा तक नहीं। शायद उसकी आंखें नहीं थी या वो बिल्कुल आगे को देख रहा था। मैं भी हिला नहीं। उसका चेहरा देखकर मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझसे 4 कदम आगे को बढ़ने के बाद वो जैसे बिल्कुल पीछे को मुड़ गया और मेरी तरफ देखते हुए उसने एक मुस्कान सी दी। उसकी मुस्कान में मेरा डर छिपा था। उसने जैसे उस मुस्कान से मेरी हलक से जबान ही खींच ली थी। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली और जैसे मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैं जान गया था कि वो मुझे देख सकता है। पहले मुझे लगा था उसकी आंखें गली होंगी, वो मुझे देख नहीं पाता होगा, लेकिन उसने मुझे कैसे देख लिया मैं नहीं जानता। मैं पीछे को भागना शुरू हो गया और वो भी भागता हुआ मेरे पीछे आना शुरू हो गया। मुझे मूवीज का याद आना शुरू हो गया। ऐसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो इंसानों का पीछा करते हैं और उनको छोड़ते नहीं। धीरे धीरे मैं आगे को बढ़ता गया। मैं गांव में आवाज लगा रहा था। कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था और आसपास से मुझे और भी आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं से कुत्ते की तो कहीं से बिल्ली की। वो भी चीख रहे थे, वो रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनको पकड़ा हुआ हो। मैं जैसे गांव की एक तरफ पहुंचा तो मैंने देख भी लिया। एक उसी तरह के मुर्दे ने एक कुत्ते को पकड़ा हुआ था और उसने उसके सर पर अपने दांत गड़ाए हुए थे और वो बहुत ही बेरहमी से उसको मारता जा रहा था। मैं आगे को भागना शुरू हो गया और वहां पर कुछ लोग खड़े थे जो मेरा पीछा करना शुरू हो गए। वहां ऐसे ही भीड़ बढ़ती जा रही थी जो मेरा पीछा कर रही थी। मैं जान गया था वो जिंदा नहीं हो सकते। यहां तो बहुत सारे लोग थे, कोई भी जिंदा नहीं। कोई भी घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था। मैं जान गया था घर का दरवाजा कोई खोलने वाला भी नहीं। अगर किसी ने दरवाजा खोला भी तो वो पूरी की पूरी भीड़ अंदर घुस जाएगी और किसी के बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे भाग कर ही अपनी जान बचानी होगी। मैं अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहा था जो उस गांव के बाहर ही मैंने लगा दी थी। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने उस तरफ गाड़ी लगाई है। मैं झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी सुरंग में उस गाड़ी को लगाया था और मुझे भागकर उस गाड़ी तक पहुंचना था। मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी में बैठूंगा और यहाँ से खिसक लूंगा। अगर ये रात को निकलते हैं तो मैं दिन के वक्त सामान लेने वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे ही उस सुरंग के पास पहुंचा तो मैंने उस गाड़ी को टूटा फूटा हुआ देखा। उस पर खरोंच के निशान थे। उसके शीशों को तोड़ा गया था। वहां पर बहुत सारी तोड़ फोड़ के निशान आसपास भी नजर आ रहे थे। उस सुरंग पर भी जैसे कई सारी दरारें आ गई थी। मैं जान गया था सुरंग को भी तोड़ने की कोशिश की गई है और वहां पर आसपास मरे हुए जानवर नजर आ रहे थे। पहले वो जानवर मुझे नजर नहीं आए थे। मैं आगे को भागता जा रहा था और वो भीड़ मेरा पीछा करती जा रही थी। मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ से बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे बचने के लिए कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही होगा। वहाँ लोग बड़े बड़े जंगलों के अंदर छिपकर रहते हैं। मुझे भी कुछ ऐसी ही सेफ्टी वाली जगह ढूंढनी होगी और तभी मैं उनसे बच पाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि उनका शरीर भारी है,
वो तेजी से भाग नहीं पा रहे थे और मैं तेजी से भागकर उनसे आगे निकल रहा था। मेरे बचने का यही रास्ता था, लेकिन मैं थक रहा था और वो तो जैसे बिल्कुल भी थक नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा किसी पेड़ के अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं शायद ही वो ऊपर चढ़ पाएंगे। मैं तेजी से एक खाली से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उस पर एक भी पत्ता नहीं था और मैं तेजी से उसके बिल्कुल शिखर तक पहुंच गया। ये काफी फायदे का सौदा था। नीचे से कोई भी मुर्दा ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। उनके भारी शरीर जैसे उनको बार बार गिरा रहे थे और वो बार बार चिल्ला रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने दांतों से उस पेड़ को काटने की कोशिश की। मैं एकदम से डर गया, कहीं ये इस पेड़ को खा तो नहीं जाएंगे, इसे तोड़ तो नहीं देंगे, इससे पेड़ नीचे गिर जाएगा और मैं भी ऊंचाई से गिर जाऊंगा। लेकिन एक फायदे की बात थी, मैं एक ऐसे पेड़ पर चढ़ा था जिसके नीचे की टहनियां बहुत ज्यादा मोटी थी। जड़ से बहुत ही मोटा पेड़ था और अगर सब मिलकर भी उसे काटने की कोशिश करते और अपनी दांतों से ऐसा करने की कोशिश करते तो पूरी रात लग जाती और सुबह होते ही शायद इनको भागना पड़ेगा ही, तभी तो लोग बाहर आते हैं। उन्होंने सारी कोशिशें कर ली, ना तो वो ऊपर चढ़ पा रहे थे ना ही उस पेड़ को काट पा रहे थे। मैंने चैन की सांस ली, आखिर मेरे बचने का एक रास्ता तो हुआ। मैं इसी तरह से इस पेड़ पर पूरी रात चढ़ा रहूंगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन ये मेरी एक गलत फहमी थी। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे और ज्यादा डराना शुरू कर दिया। वहां पर एक आदमी नीचे से कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था वो कहीं से कटकर यहां तक पहुंचा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो ट्रेन के नीचे आ गया हो। उसकी दोनों बाजू थी लेकिन उसके पेट के नीचे का हिस्सा था ही नहीं। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया और वो धीरे धीरे ऊपर आता गया। अब वो ऊपर तक आ सकता था और मुझे उससे बचना था, लेकिन वो अकेला था। मैंने तेजी से उसे पैर मारने शुरू कर दिए। मैंने एक लकड़ी को तोड़ा और मैं उसे मारने लगा। वो मुश्किल में आना शुरू हो गया था। मैंने उसे 2 बार नीचे भी गिरा दिया और मुझे लग रहा था कि मैं इसी तरह से उससे बच सकता हूँ, लेकिन उसकी हिम्मत, वो बार बार ऊपर चढ़ता जा रहा था। काफी देर ऐसे करते ही उसने जैसे थोड़ी थोड़ी हिम्मत हारनी शुरू कर दी। वो नीचे खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो जानता था मैं उसे ऊपर आने नहीं दूंगा और काटने तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे भी अपनी जान बचानी है। लेकिन तभी पीछे से भीड़ जैसे एक साइड को हो गई। मैंने देखा पीछे से 3-4 लोग और कटे हुए वहां आगे को बढ़ते जा रहे थे। अब ये भीड़ बड़ी थी जो पेड़ पर चढ़ने वाली थी। मेरे बचने का रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। अब मैं क्या करता? अगर इतने सारे अलग अलग तरफ से आ जाते तो मैं किसको मारता? कोई ना कोई मुझे पकड़ ही लेता। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो गए और मेरी टांगों के पास आ गए। उन्होंने मुझे चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश की। मैं एक हाथ में उस डंडे को लेकर एक हाथ से टांगे मार रहा था, लेकिन वो मेरे पास आते जा रहे थे। मैं थकना शुरू हो गया था। तभी मेरा दिमाग चला कि मेरे इस पेड़ के साथ ही एक दूसरा पेड़ भी है। यहाँ से अगर मैं छलांग लगा दूं तो उस पेड़ तक पहुँच सकता हूँ। यही मेरे बचने का रास्ता होगा और मैंने छलांग लगा दी। मेरा आइडिया बिल्कुल सही रहा। मैंने उस पेड़ को पकड़ लिया और उसकी एक टहनी पर चढ़ गया। लेकिन मैं जानता था वो आधे कटे हुए मुर्दे उस पेड़ पर भी चढ़ जाएंगे, तो मैं एक टहनी पर गया और उससे आगे एक और पेड़ पर छलांग लगाकर पहुंच गया और उससे जल्दी से नीचे उतर गया। मैं उस पूरी भीड़ से थोड़ा दूर था। वो भीड़ फिर से मेरा पीछा कर रही थी और अब मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा। शायद मुझे कुछ और करना होगा। अब मैं थका हारा सा उस गांव के आसपास ही घूम रहा था। मैं जानता था मैं उस गांव से बाहर नहीं भाग सकता। मैं जाऊंगा भी कितनी दूर? कहां तक पहुंच पाऊंगा? मैं क्या कर पाऊंगा? लेकिन गांव में मैं दोबारा उसी सफ़ेद घर के पास पहुंचा और मैं मिस्टर जोन्स को आवाज़ें लगाता रहा, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो। वो आसपास नहीं है, मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मिस्टर जोन्स अंदर से लाइट को ऑन ऑफ करके ये बता रहे थे कि वो जाग रहे हैं, लेकिन वो दरवाजे को नहीं खोल रहे थे। वो भीड़ फिर से वहां पर आ गई और मैं जान गया था
मेरी मदद अब वो नहीं करने वाले, उनको दया नहीं आएगी और वो खुद भी तो मरना नहीं चाहेंगे, तो मुझे अब इस गांव से दूर भागना होगा। यकीनन अगर वो मुर्दे हैं और उस कब्र से बाहर आते हैं तो उन्हें वापस भी उसी कब्र में जाना होगा, और अगर सुबह हो गई और वो उस कब्र में नहीं पहुंच पाए तो उनको कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही, इसीलिए तो वो दिन के वक्त कब्र के अंदर रहते हैं। ये सोचकर मैं गांव से दूर भागने लगा। मुझे वापस उसी सड़क पर भागना था। मैं उनको जितनी दूर ले जाता उनके लिए मुश्किल बढ़ती और वो कभी ना कभी तो मेरा पीछा छोड़ ही देते। वो भी समझदार तो होंगे और दूर तक ले जाएंगे तो वो शायद मर भी जाएंगे। इसी तरह से मैं काफी दूर तक भागता रहा। वक्त रात का निकलता जा रहा था और मैं उन्हें भगाता जा रहा था। वो तेजी से भाग नहीं सकते थे, शायद मरने के कारण उनका शरीर जकड़ा हुआ था जो तेजी से नहीं चल पाता, लेकिन वो बूढ़ी पुरानी हड्डियां फिर भी काफी दमदार थी और वो सड़े हुए शरीर की जकड़न और उनकी पकड़ काफी दमदार थी। मैं उस पकड़ के पास नहीं आना चाहता था और मैं थकना भी नहीं चाहता था। जैसे ही वो मुझसे दूर होते मैं वहां रुककर सांस ले लेता और वो जैसे ही मेरे पास आते मैं भागना शुरू हो जाता। इसी तरह से भागम भाग पूरा रात चलती रही और सुबह लगभग 4 बजे के करीब वो जैसे पीछे को मुड़ना शुरू हो गए। मैंने देखा 40-50 की भीड़ थी जो मेरा पीछा कर रही थी। धीरे धीरे वो 10 से 15 की भीड़ हो गई। मुझे लगा वो पीछा छोड़ना शुरू हो गए हैं। वो समझ रहे हैं मैं उनको दूर भगाने की कोशिश कर रहा हूं और वापस कब्र में जाने का मौका नहीं मिलेगा। वो भीड़ कम होती गई। 10 से 5 हुए, 5 से 2 और उसके बाद वो एक ही लाश थी जो मेरा पीछा कर रही थी। लगभग 6 बजे के करीब सूरज निकलने वाला था और मैंने देखा वो मेरा पीछा छोड़ने ही नहीं वाला। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे वो मुझे मार कर ही छोड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं क्या। अगर वो दिन के वक्त भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं यहां से दूर भाग नहीं पाऊंगा। मैं उस दलदल तक पहुंच गया था। मैं उन बेल वाले पेड़ों से भी आगे निकल आया था और यहाँ आसपास पानी था। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात कि यहाँ पर धूप बिल्कुल सीधी पड़नी शुरू हो गई थी और वो भी जैसे चिल्लाना शुरू हो गया था। वो अपने शरीर पर जैसे खुजली करना शुरू हो गया था। उसके शरीर से छोटे छोटे से हिस्से नीचे गिरना शुरू हो गए और जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई उसका शरीर जैसे टूटता गया। मैं अपने सामने उसे तड़पता हुआ देख रहा था। ये उसकी आवाज़ें थी जो काफ़ी अजीब सी थी। मैं इन आवाज़ को भी पहचानता था। ये आवाज़ मैंने उस घर के अंदर से सुनी थी। शायद ये भी इसी तरह रात को चिल्लाते होंगे जब इन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन वो चिल्लाता जा रहा था और मैंने अपनी आंखों के सामने उसे राख बनते हुए देखा। वो मेरे सामने बिल्कुल राख बन गया और वो काली राख धीरे धीरे सफ़ेद भी हो गई और वो हवा के झोंके में जैसे उड़ सी गई। शायद वो मर गया, लेकिन वो तो पहले से मरा हुआ था। शायद वो खत्म हो गया या वो दोबारा उसी कब्र में पहुंच गया। काफ़ी देर वहां पर आराम करने के बाद मुझे उसी गांव में वापस जाना था। मुझे अपना सामान लेना था। उसमें मेरे बहुत सारे पैसे थे, मेरे बहुत सारे इक्विपमेंट थे। मुझे उसका बहुत नुकसान होता। मुझे पता है मैं जिंदा बच गया हूँ, लेकिन वहाँ से किसी तरह से मैं बाहर तो आ जाऊँगा। मैं फिर से वापस गांव की तरफ भागना शुरू हो गया। मैं सीधे रास्ते से आगे को जा रहा था और दोपहर के वक्त मैं गांव में पहुंच ही गया। वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो मुझे घूरे जा रहे थे। मुझे जिंदा देखकर वो भी जैसे हैरान थे और मिस्टर जोन्स की आंखें भी बिल्कुल चमक रही थी। मैं गुस्से से उसे घूरता जा रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों की भीड़ मुझे ऐसा करने नहीं देती। शायद मैं उनसे जिंदा बच गया था, इसीलिए वो भी मुझसे दूर ही थे। वो भी मुझे हाथ नहीं लगाना चाहते थे। यही कारण था कि अब मिस्टर जोन्स मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम हो जो रात निकाल पाए। पता नहीं तुमने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया। पूरी रात वो भगा भगा कर हमें मार ही देते हैं। तुम ही जिंदा बच पाए हो। तुमने ये कैसे किया?
तुम बच कैसे गए? मैंने उनको पूरी बात बताई ही नहीं। आखिर उस कब्र से उनको दूर ले जाकर ही हम जिंदा बच सकते हैं। लेकिन मैं उनसे पूरी जानकारी चाहता था। मैंने अपना सामान उठाया और उनको कहा कि मेरी गाड़ी को थोड़ा सा धक्का दे दो, चलने वाली हो जाए, बस मैं यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाऊंगा। मिस्टर जोन्स काफी देर तक सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने हाँ कर ही दी। उन्होंने मेरी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए सबको मना ही लिया, लेकिन मैं आखिरी बार उस कब्र को देखना चाहता था जहां से वो मुर्दे निकलते हैं। मैंने उनसे कहा कि उन मुर्दों को अगर हम निकाल दें तो वो धूप की रोशनी में मर जाएंगे। आप ऐसा दिन के वक्त क्यों नहीं करते? आप उन्हें मारते क्यों नहीं? लेकिन उनकी हंसी भी काफी अजीब सी थी। वो मुझे उस कब्रिस्तान में ले गए और वहां पर सच में उन कब्रों को जैसे तोड़ा गया था। मिट्टी बाहर पड़ी थी और वो लाशें मिट्टी के अंदर नीचे दबी थी। उनके चेहरे नजर आ रहे थे। एक को तो मैंने पहचान भी लिया। मैंने खींचकर उन्हें बाहर निकाला और धूप में रख दिया। मैं सोच रहा था उसकी भी वैसी ही राख बन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो मरा नहीं, जैसा उसके साथ हुआ जो उस सड़क पर मरा था। मैं काफी देर सोचता रहा और मैं समझ गया, इस कब्रिस्तान में एक ऐसा शाप है जो यहाँ पर मरने वालों को यहीं पर दफन कर देता है और वो शायद दिसंबर महीने में जिंदा होते हैं। किसी को इसके पीछे की कहानी नहीं पता। शायद कोई यहाँ पहले जिंदा बच ही नहीं पाया और उसके बाद यहाँ पर गांव बना और गांव वाले भी शायद कम ही जिंदा बचे हैं। वो भी यहाँ से भागना चाहते हैं। ऐसे ही मैंने वहाँ ज़मीन का निरीक्षण किया और मैं जल्दी से गलत सलत रिपोर्ट बनाकर ही वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। मैं लगभग 3 बजे से 4 बजे के करीब वहाँ से निकला और उन्होंने गाड़ी को धक्का लगा ही दिया। यहाँ सफ़र लंबा होने वाला था, लेकिन गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी और बार बार बीच में बंद हो रही थी। 1 से 1.5 घंटे का समय तो ऐसे ही निकल गया और यहाँ पर अंधेरा होना शुरू होने वाला था। मुझे गाड़ी को तेज करके इस गांव से दूर जाना था और अब गाड़ी को ठीक करने के बाद मैं वहां से निकल ही पड़ा। गाड़ी अब आगे को बढ़ती जा रही थी और मैं उस गांव से दूर जाता जा रहा था। मुझे खुशी थी, आखिर इस टूटी फूटी गाड़ी से मैं इस गांव से दूर जा रहा हूँ। वो मुर्दे मेरा ज़्यादा पीछा नहीं कर सकते और मैं जितना दूर जाता जाऊँगा वो उतनी दूर तक नहीं आ पाएंगे। मैं दूर गया। अब वहाँ उस बेल वाले पेड़ों की पूरे के पूरे जंगल को निकालने के बाद फिर से वही झील आ गई, वही दलदली झील, और मैं वहीं पर उस राख को दूर से देखने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैंने गाड़ी वहाँ पर धीरे कर दी जहाँ पर वो आदमी मरा था, वो लाश जो राख बन गई थी, और मैंने देखा वहाँ पर वो राख फिर से काली होनी शुरू हो गई। मेरी आंखों के सामने वो मुर्दा फिर से जिंदा हुआ। वहीं पर मैं गाड़ी को तेजी से भगाना चाहता था और उसने गाड़ी का एक कोना पकड़ लिया। मैं देख रहा था वो फिर से जिंदा हो रहा है और उसके चेहरे की मुस्कान में भूल नहीं पा रहा था। वो जैसे कल ही जानता था वो जिंदा होगा और उसने गाड़ी को पकड़ लिया था। और काफ़ी आगे जाने के बाद मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मैं जानता था वो मेरे साथ ही आएगा और अंधेरा हो चुका है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन पता नहीं कैसे आधी झील के बाद उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया। वो पीछे से मुस्कुराता रहा और मैं आईने में उसकी मुस्कान देख रहा था। उसने मुझे इसलिए छोड़ा था ताकि वो अपने गांव में वापस आ सके। वो मुझे मार सकता था, लेकिन मुझे मारने से ज़्यादा उसे गांव में जाना ज़्यादा पसंद होगा। इसलिए वो पीछे को चलना शुरू हो गया। दूर तक मुझे ये दिखा और मैं आगे निकल आया। मैं शहर वापस आ गया था और मैंने जहाँ से रेंट से गाड़ी ली थी वापस की और उसका हर्जाना भी भर दिया जो नुकसान हुआ। मैं वापस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से आ गया और उसके बाद मैंने कंपनी में वो रिपोर्ट दे दी और मैंने सबको ये बता भी दिया कि वहाँ पर मुर्दे जिंदा होते हैं। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और नए साल के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। वहाँ किसी को कोई मुर्दा नज़र नहीं आया और मुझे उनके फ़ोन आते कि मैं रात को हूँ, मुझे मुर्दे ने पकड़ लिया है, और वो हंसी में मुझ पर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाते।
ये कंस्ट्रक्शन का काम 1.5 साल चलने वाला था और मैं 11 महीने और इंतज़ार करना चाहता था। फ़ोन पर दोबारा बात करूंगा उनसे और उनसे पूछूंगा अब क्या हाल है। 1 दिसंबर को मैंने अब उस कंपनी को छोड़ दिया है और मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर जो मेरा मजाक बनाते हैं। क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे या आप भी दिसंबर में वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए जाना चाहोगे?